नमस्कार, आप सभी का स्वागत। डीडी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक भाषा का विशेष बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे मुख्यमंत्रियों से वार्ता। राज्यों के बीच समन्वय और संभावित असर और संभावनाओं की रणनीति की करेंगे समीक्षा। देश में पेट्रोलियम आपूर्ति निर्बाध, केंद्र सरकार ने दिया स्पष्ट। देश में पेट्रोल डीजल का भरपूर भंडार, जनता से की भ्रामक बातों से बचने की अपील। दुष्प्रचार अभियान की कड़े शब्दों में निंदा। संसद का बजट सत्र, दोनों ही सदनों में अहम विधेयक सूचीबद्ध। राज्यसभा में वित्त मंत्री पेश करेंगी वित्त विधेयक। लोकसभा में होगी दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा। पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग का बड़ा कदम। 14 रिटर्निंग ऑफिसरों के ट्रांसफर, पहले भी बदले गए थे 73 रिटर्निंग ऑफिसर। अयोध्या में रामलला के जन्मोत्सव का भव्य आयोजन। राम मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के चलते कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था। और डोनाल्ड ट्रंप का बयान, ईरानी सरकार के अनुरोध पर 10 दिन के लिए अमेरिका ने बंद किया ऊर्जा संयंत्रों पर हमला। ईरान ने कहा संघर्ष समाप्त करने के अमेरिकी प्रस्ताव अनुचित। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में ईरान में हालिया संघर्ष के बाद पैदा हुए अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक हालात पर चर्चा होगी और इस संबंध में राज्यों की तैयारियों और योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। आचार संहिता लागू होने के कारण जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वे इस बैठक का हिस्सा नहीं होंगे। कैबिनेट सचिवालय चुनाव वाले राज्यों तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरलम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के मुख्य सचिवों के साथ एक अलग बैठक करेगा। बैठक का उद्देश्य राज्यों के साथ समन्वय बनाना है, जिससे संभावित असर पर मजबूत रणनीति तय हो सके। यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। यह संघर्ष 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमले के साथ शुरू हुआ था। ईरान ने भी खाड़ी के अपने पड़ोसी देशों और इसराइल पर हमले कर जवाबी कार्रवाई की है। भारत सरकार ने देश में पेट्रोलियम की निर्बाध आपूर्ति और सुनिश्चित होने की बात फिर से दोहराई है। आपको बता दें और स्पष्ट किया है कि देश में पेट्रोलियम पदार्थों की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोलियम आपूर्ति सामान्य है और कहीं भी पेट्रोल डीजल की देश में कोई कमी नहीं है। सरकार ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की सलाह दी है, तो पैनिक बुकिंग और पैनिक खरीदारी से बचने की अपील भी की। देश में रिफाइनरियां 100% से अधिक क्षमता पर चल रही हैं, तो विदेशों से भी जरूरी ऊर्जा आयात किया जा रहा है। ऊर्जा आपूर्ति के वैश्विक संकट के बीच भी भारत में आपूर्ति सामान्य रहने की वजह है वो कदम जो देश ने पिछले 11 वर्ष में उठाए हैं। एनर्जी इंपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन इस दिशा में प्रमुख प्रयास रहा है। मोदी सरकार का लक्ष्य है कि इस वैश्विक संकट से देश के आम आदमी को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और वहीं पश्चिम एशिया में तनाव के बीच वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर ईरान ने बड़ा फैसला लिया है। ईरान ने भारत समेत 5 देशों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वाणिज्यिक जहाजों के आवागमन की बात कही है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची के अनुसार भारत, चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान के जहाज इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजर सकते हैं, जबकि अन्य देशों के जहाज़ों पर रोक जारी रहेगी। आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया के करीब 20% तेल और एलएनजी की आपूर्ति होती है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष
के बीच ईरान की ओर से भी यूएई पर हमले किए गए। गुरुवार को अबू धाबी में मिसाइल इंटरसेप्शन के बाद गिरे मलबे से 2 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक भारतीय नागरिक शामिल है। इस हमले के बाद यूएई में स्थित भारतीय दूतावास ने एक्स पर पोस्ट कर घटना पर गहरा दुख जताया है। कहा गया है कि अबू धाबी में मलबा गिरने से एक भारतीय नागरिक की दुखद मृत्यु पर भारतीय दूतावास ने अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। भारतीय दूतावास संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों के साथ मिलकर हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए समन्वय कर रहा है। रामनगरी अयोध्या आज रामनवमी के पावन अवसर पर भक्ति, आस्था और भव्यता के अद्भुत संगम की साक्षी बनने जा रही है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में इस खास मौके के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और लाखों श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना को देखते हुए व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। मंदिर प्रशासन के अनुसार आज मंदिर पूरे दिन श्रद्धालुओं के लिए खुला रहेगा, जिससे देश विदेश से आने वाले भक्त सहजता से रामलला के दर्शन कर सकेंगे। सुबह 6:30 बजे से अनुष्ठान शुरू हो गए हैं, जो 11 बजे तक चलेंगे। इसके बाद दोपहर ठीक 12 बजे भगवान रामलला का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक पर पड़कर दिव्य सूर्य तिलक का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करेंगी, जिसे एलईडी स्क्रीन के माध्यम से भी प्रसारित किया जाएगा। इस खास अवसर पर भगवान को करीब 6 क्विंटल पंजीरी और 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया जाएगा। मंदिर परिसर में बधाई गान और फूल बंगला झांकी भक्तों के आकर्षण का केंद्र रहेगी। श्रद्धालु की सुविधा के लिए दर्शन मार्ग पर मैट और छाया की व्यवस्था की गई है। शाम होते ही मंदिर का शिखर भव्य फसाद लाइटिंग से जगमगा उठेगा, जिससे पूरी अयोध्या नगरी दिव्य आभा में सराबोर नजर आएगी। चैत्र नवरात्रि का आज 9वां दिन है। आज का दिन मां दुर्गा को समर्पित है। साथ ही आज रामनवमी भी है। इस मौके पर दिल्ली के झंडेवाला देवी मंदिर और छतरपुर मंदिर में पूजा अर्चना लगातार की जा रही है। रामनवमी के अवसर पर भगवान राम के जन्मोत्सव को लेकर भी मंदिरों में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं, जिससे श्रद्धा और उत्साह का माहौल और भी बढ़ता हुआ नजर आया। और बात सदन की कार्यवाही की। आपको बता दें, संसद के दोनों सदनों में आज अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। राज्यसभा में वित्त मंत्री वित्त विधेयक 2026 पर चर्चा का प्रस्ताव करेंगी। ये विधेयक लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है। चर्चा के बाद वित्त मंत्री विधेयक को लौटाने का भी प्रस्ताव रखेंगी। वहीं राज्यसभा की कार्यसूची में आज विनियोग संख्या 2 विधेयक 2026 भी शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विनियोग विधेयक को लौटाने का प्रस्ताव रखेंगी। इसके साथ ही लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा में आज के कामकाज को देखते हुए यहां आज दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2025 सूचीबद्ध है। सदन में 25 मार्च को पेश हुए इस विधेयक पर आज भी चर्चा जारी रहेगी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे पारित करने का प्रस्ताव भी पेश करेंगी। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने रिटर्निंग ऑफिसर पदों पर नए सिरे से फेरबदल किया है। हाल ही में भवानीपुर समेत कुल 73 रिटर्निंग ऑफिसरों को हटाए जाने के बाद अब उसी सूची में से 14 और रिटर्निंग ऑफिसरों का तबादला किया गया है। इसके अलावा 14 अधिकारियों के इस फेरबदल के साथ ही 9 विधानसभा क्षेत्रों में खाली पदों पर नए रिटर्निंग ऑफिसरों की नियुक्ति भी की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव से पहले इस तरह का लगातार फेरबदल प्रशासनिक निष्पक्षता बनाए रखने की दिशा में एक अहम कदम है। रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। आपको बता दें, पश्चिमी एशिया में तनाव की स्थिति अभी भी बरकरार है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगले 10 दिन तक ईरान के एनर्जी प्लांट पर हमले रोकने का ऐलान किया है। सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि 6 अप्रैल तक 10 दिन के लिए ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले नहीं होंगे। इस दौरान ईरान के साथ आगे की स्थिति संभालने पर बातचीत की जाएगी। उन्होंने आगे लिखा कि फेक न्यूज़ मीडिया और कुछ लोगों के गलत बयानों के बावजूद ईरान के साथ बहुत अच्छी बात चल रही है। हालांकि एक ईरानी अधिकारी ने इन दावों को खारिज करते हुए अमेरिका के इस प्रपोजल को एक तरफा और गलत करार दिया।
खबर खेल जगत से। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारत के 2026 और 27 के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के घरेलू कैलेंडर को जारी कर दिया है। इस कैलेंडर के अनुसार 4 टीमें भारत का दौरा करेंगी, जिसमें वेस्टइंडीज, श्रीलंका, जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया की टीम शामिल है। इस दौरान 22 अंतर्राष्ट्रीय मैच देश के 17 शहरों में खेले जाएंगे। तो फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुद्गल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।